और वो अगर तोड़ेगा कोई तो मजलिस इत्तेहादुन ही तोड़ सकता है। उनके कैंडिडेट ही उनको परास्त कर सकते हैं, क्योंकि मानसिकता लोगों का जो बना हुआ है उसको तोड़ने में थोड़ी सी कठिन जरूर है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ना मेरा नीचे पादान का है जी, क्योंकि मैं इसको दुगुना भी मैंने जाने की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं अग्रसर हूँ और इंशाल्लाह बढ़ेगी हमारी वोट, कम नहीं हुआ। एक भी वोट मेरा ये कम होने नहीं जा रहा है, बल्कि हम दूना पर जो है हम पहला काम करेंगे मजदूर की व्यवस्था के लिए। सारे नेताएं जो है मजदूर के बारे में, कभी भी कोई नेता हमारे चाहे वो किसी भी पार्टी से वास्ता रखता हो, उनके मैंने जो है लिए कभी ना सोचा, ना उनके दिलो दिमाग में है। चूँकि वो गरीब तो नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। खबर MIM में आज हम लोग मौजूद है बहादुरगंज विधानसभा जो बहादुरगंज नगर में, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है ये शख्स हैं जनाब शाहिद आलम परवाना साहब, जो पिछले दिनों से शुरू अव्वल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। इनने पिछले दिनों कई कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनावी चर्चे भी किए हैं और लगातार MIM के लिए मेहनत करते रहे हैं। इस बार इसने दावेदारी ठोका है चुनाव लड़ने के लिए MIM से कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो ये चुनाव लड़ेंगे। इनसे सीधा आपको रूबरू कराते हैं कि इनका चुनावी मिशन क्या और क्यों ये लोग, ये एक दूसरे विभाग का आदमी लेकिन सियासत में इनका कदम कैसे आना हुआ, इनसे हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर आपका इस्तकबाल है। आप सबों को भी मेरे तरफ से दुआ प्यार और सलाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारी क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के जितने भी जनता है उन सबको भी मेरा सलाम प्यार और नमस्कार। सर आप दूसरे लाइन से थे लेकिन सियासत में आने का इरादा कैसे? नहीं, दूसरे लाइन तो मैं उसे नहीं कहूँगा। मैं अपने विभागीय परमंडलीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय डाक विभाग में 2 जिला का परमंडलीय अध्यक्ष हूँ मैं। वहाँ भी मैं विभागीय नेतागिरी करता हूँ और लोग हमको 2004 से अब तक निर्विरोध मैंने चुनते रहे हैं और मैं अपने विभाग के कर्मचारियों का नेतृत्व करते आ रहा हूँ। सर आखिर कौन सी मजबूरी आप पर आ पड़ी कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? मजबूरी तो मैं इसे नहीं कहूँगा, इसे मैं ज़बरदस्त मजबूरी कहूँगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो लोग भी जीत के जाते हैं उनको क्षेत्र और जनता की कोई परवाह ना थी, ना है, ना रहने की उन जैसे ऐसे नेताओं के भरोसे पर उम्मीद है। क्योंकि उन्होंने एक भी प्रश्न हमारी हालात मैंने जो है इलाके के हालात के बारे में वहाँ कोई भी मुद्दा आज तक नहीं उठाया। जब नहीं उठाएंगे, जिस काम से आपको भेजा गया तो वह काम आप वहाँ बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जनता से भी मेरी पुरजोर गुजारिश होगी, एक सच्चे अच्छे और क्वालिटीदार आदमी को जिताएं जो आपकी हर समस्या को मुद्दावार वहाँ पर उठाए और अपने विकास के लिए अधिक से अधिक मैंने जो है कोशिश करें। सर आप चुनाव का बेसिक मुद्दा आपका क्या होगा, कौन से मुद्दे पर लेकर मैदान में आएंगे? मेरे पास 3-4 मुद्दे हैं जो मेरी निगाह में है और उस पर शायद हमारे पूर्वज नेता कभी ध्यान नहीं दिया। पहला मेरा मुद्दा होगा स्वास्थ्य। अगर सेहत ही नहीं रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ एक अंग्रेजी भाषा है, स्वास्थ्य ही जीवन है। हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है और है भी तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और 3 उप अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि हमारे यहाँ जनसंख्या बूढ़े बच्चे नौजवान मिला के लगभग 5 लाख है और 3 डॉक्टर और 5 नर्स के भरोसे हमको छोड़ा गया है। क्या हमारी ज़िंदगी इसमें सफल रहेगी, कामयाबी रहेगी? और मैं NGT विभाग के माध्यम से उन भट्टा चलाने वालों को इस ज़िला में जो हमारा प्रदूषण फैला के रखा है हमारी सेहत पर, उनसे कहूँगा मैं NGT डिपार्टमेंट के लोगों को कि उन पर नकेल कसे, हमारी स्वास्थ्य और सेहत के लिए वो कुछ सोचे। सर एक तरफ ये बहादुरगंज विधानसभा 25 साल से लगातार कांग्रेस के पाले में जाता रहा, बीच में निर्दलीय जीते लेकिन वो भी कांग्रेस के पाले में चले गए, तो ऐसे समय में कितना बड़ा आप मुश्किल समझते हैं कांग्रेस से? देखिए, सबसे बड़ी बात, किसी भी परंपरा को तोड़ने में बहुत कड़ी संघर्ष करनी पड़ती है और वो अगर तोड़ेगा कोई तो मजलिस इत्तेहादुन ही तोड़ सकता है। उनके कैंडिडेट ही उनको परास्त कर सकते हैं, क्योंकि मानसिकता लोगों का जो बना हुआ है उसको तोड़ने में थोड़ी सी कठिन जरूर है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि नामुमकिन नहीं है। पिछले चुनाव लोकसभा में आप लोगों को सबसे ज़्यादा वोट बहादुरगंज से मिला था, इसका रीज़न क्या रहा? इसका रीज़न ये रहा कि हमारे नौजवान बच्चों के दिलो दिमाग में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैंने जो है प्यार मोहब्बत, उनकी प्रयास रहा और उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारे मजलिस के लोग, हमारे मजलिस के सिपाही, बहादुरगंज के बहादुर सिपाही काफ़ी मेहनत करके बिना नेता का
जबकि यहाँ कोई नेता नहीं था जी और प्रखंड अध्यक्ष लेवल के लोग थे जी। और उसी को मैंने जो है ये मानते हुए लोगों ने इतना मेहनत के बावजूद जनता के बीच में जाकर इस चीज़ को फैलाने में कामयाब रहा। सर, ये सारे वोट को अब तक आप लोग संभाल के रख पाए हैं या फिर इसमें कुछ? देखिए, ये वोट मेरा नीचे पादान का है जी क्योंकि मैं इसको दुगुना भी मैंने जाने की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं अग्रसर हूँ जी। और इंशाल्लाह बढ़ेगी हमारी वोट, जी। कम नहीं हुआ, एक भी वोट मेरा जी। ये कम होने नहीं जा रहा है, बल्कि हम दूना पर जा रहे हैं। जी। सर, आखिरी में आपसे यही सवाल करेंगे, अगर पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है, अगर पार्टी आपको उम्मीदवार पहले बनाती है, इसको कट कर दें, पार्टी अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव लड़के आप सबसे पहला जो आपका विकास होगा, क्योंकि बहुत सारे मसाइल यहाँ हैं, नदी कटाव का मसला है, स्वास्थ्य जैसे आपने तज़किरा किया, लेकिन सर साथ साथ यहाँ कृषि विभाग यानी किसान वाला जो हम लोगों का फसलों का कीमत है, इन सब चीज़ों पर नेतागण ध्यान नहीं देते हैं। इन तीनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन से चूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पहला काम करेंगे मजदूर की व्यवस्था के लिए। जी सारे नेताएं जो है मजदूर के बारे में, कभी भी कोई नेता हमारे चाहे वो किसी भी पार्टी से वास्ता रखता हो, जी। उनके मैंने जो है लिए कभी ना सोचा, ना उनके दिलो दिमाग में है, चूँकि वो गरीब तो देखने में है जी और उसको पैसे से गरीब घोषित कर रहा है हमारे नेता। जी क्योंकि आज जो है जो लोग भी मजदूरी करने के लिए जाता है, अगर उस दिन मजदूरी नहीं लगा तो उनके परिवार तो भूखे सोएंगे, उनके बारे में किसी को सोच नहीं है, उनका मैंने जो है आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को सोच नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों? वो हमारे बीच का आदमी है, वो मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही पड़ोस के लोग हैं, उनको आप अगर यदि मौका नहीं देंगे तो देश कहाँ से सफल होगा? और उनको जीवन बीमा होनी चाहिए, उनका LIC होनी चाहिए, अगर उनकी तत्काल मौत हो जाती है काम के दौरान या किसी भी हालत में उनको 5 लाख मिले। और दूसरी बात, किसान के लिए एक मंडी नहीं है यहाँ जी इन मंडी का व्यवस्था होना चाहिए। हम तो मक्का, गेहूँ, जूट वगैरह सब का व्यवस्था मैंने जो है उत्पादन करते हैं हम, उसको बेचने का व्यवस्था का मेरे पास कोई साधन अब तक नहीं रहा ये 74 साल में। इस पर जो है हम जैसे नेताओं को चाहिए कि इन पर जोर लगाएं। और कुछ दिन पहले जिस समय हम लोग बचपन में 8-10 साल के हुआ करते थे, जूट मिल का चर्चा सुन रहे थे, आज तक जूट मिल नहीं बना, बल्कि झूठ मिल का सपना देते हुए यहाँ तक पहुँचा दिया 74 साल तक, जिसके चलते किसानों ने अपना मुंह मोड़ लिया, जूट कम पैदा करने लगा, आज जो है मक्का की ओर बेसी ध्यान दिया है। लेकिन मक्का बेचे तो बेचे कहाँ हम? मजबूरी के तहत 1200 का मक्का हमको 800 में बेचना पड़ता है। इस पर जो है मेरी पूरी जो है ताकत रहेगी और मैं जहाँ तक जानकारी मुझे होगी, जिस तरह से भी होगा, जैसे भी होगा, मैंने जो है इसको पूरा करने के लिए अंत तक कोशिश करूँगा। तो नाजरीन, ये थे शाहिद परवाना साहब जो लगातार पिछले दिनों से ही खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इनकी बातों में से 2 बातें काफ़ी अहम रही कि अगर इन्हें पार्टी टिकट देके मैदान में चुनाव लड़ाती है और ये अगर कामयाब हो जाते हैं तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा जो हमारे हेल्थ और हेल्थ के ऊपर तो काम करेंगे, साथ साथ किसान का मामला सबसे सफ़े अव्वल पे रखेंगे। और दूसरी बात इनकी जो कीमती ये रही कि अब तक जो कांग्रेस या जो भी हमारे नुमाइंदे यहाँ से चुनाव जीत करके गए वो हमेशा दोहरी रवैया अपनाए हैं, यानी नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए इनको विदा जो है सियासत में या चुनाव लड़ना ज़रूरी अपने आप को समझ रहे कि यहाँ के लोग हमेशा लोगों के साथ धोखा किया है। कैमरामैन कमाल खान के साथ मैं शारिब इरफानी लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नए अपडेट और नए खबर के साथ।